जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब से कुछ सालों पहले जब दुनिया भर में मीटू हैशटैग के साथ में महिलाओं ने सामने आकर ना सिर्फ काफ़ी सारे बल्कि काफ़ी सारे इन्फ्लुएंशियल मर्दों के ऊपर जब इल्ज़ाम लगाने शुरू किए थे तब पूरी दुनिया हिल गई थी। मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि पूरी की पूरी दुनिया हिल गई थी। और जो कहा जाता है ना, दिस इज़ मेंस वर्ल्ड, उसके ऊपर ठप्पा लग गया था। लेकिन उस पूरे कैंपेन के बाद में कई सारे मामलों में जब ठोस सबूत नहीं मिले तब कार्रवाई नहीं हुई। कुछ लोग नज़रबंद रहे कुछ सालों तक, क्योंकि इतने घिनौने कुकर्मों का उनके ऊपर आरोप लगा था कि उनको थोड़ा नज़रबंद होना पड़ा। लेकिन आज की तारीख में सबके साथ सब नॉर्मल है। महिलाओं ने जो आरोप लगाए थे उन आरोपों को एक बार फिर से हमारी जो इस समाज है वो भूल चुका है और उनके दर्द को अपनी एड़ी से कुचल कर आगे बढ़ चुका है। लेकिन अब एक बार फिर से आईना दिखाने के लिए एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसने कि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को तो हिलाया ही, उसके साथ ही पूरे देश के सामने फिर सवाल खड़ा कर दिया कि क्या वाकई में महिलाओं को हमारे देश में पूछा जाता है। क्योंकि जो कुकर्म है महिलाओं के खिलाफ वो तो खत्म हो नहीं रहे, एक के बाद एक बढ़ते ही जा रहे हैं। बल्कि जैसे ही आप खोदना शुरू करते हैं, पानी नहीं आता उससे पहले कोई ना कोई कुकर्म निकल कर आ जाता है। दरअसल आज हम लोग मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में इस समय जो पूरा स्कैंडल निकल कर सामने आया है उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, एक पहलू के ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपको भी ये पूरा मैटर अभी तक नहीं पता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा आखिर तक। एंड सबसे बड़ी बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको अपने चाहने वालों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा व्हाट्सएप पर, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। देखिए, फरवरी 2017 में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस के साथ चलती कार में सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था। इस घटना के पीछे एक्टर दिलीप का नाम सामने आया था, जिसके की बाद में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार पर कई लोगों ने आवाज उठानी शुरू कर दी थी। इस घटना के बाद सरकार ने हेमा कमेटी का गठन किया था। अब ये ध्यान देने वाली बात है ना कि इस कमेटी ने दिसंबर 2019 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी थी। कोविड के पहले दिसंबर 2019 में सरकार के पास हेमा कमेटी की रिपोर्ट थी, पर उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि यह रिपोर्ट 5 साल बाद सामने निकल कर आई है और उसके सामने आने के बाद जो खुलासे हुए वो 5 साल के इंतज़ार के ऊपर और सवालात खड़े करते हैं कि जो बातें इस रिपोर्ट में पता चली, जो बीते 5 साल में ये रिपोर्ट सामने नहीं आई, उसके कारण वो अत्याचार और कितने बड़े होंगे। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए जिन्होंने आज की तारीख में मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया है। आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं कि हेमा कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट करी है वो सुर्खियों में क्यों है। कुछ पॉइंट्स में मैं आपको बताता हूं उन तरीकों के बारे में जो हेमा कमेटी की रिपोर्ट में निकलकर सामने आए, जिन तरीकों से शोषण किया जाता था। काम के बदले महिलाओं से सेक्सुअल फेवर की डिमांड, वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट, अब्यूज, सेक्सुअल फेवर की बात ना मानने पर टॉर्चर, टॉयलेट, चेंजिंग रूम जैसी बेसिक सुविधाएं ना देना, सुरक्षा का ख्याल नहीं रखना, काम करने पर मनमाने तरीके से बैन लगा देना, बैन का डर दिखाकर चुप करवा देना, मेल डोमिनेशन, जेंडर के आधार पर भेदभाव करना, वर्क प्लेस पर नशे की जो चीज़ें होती हैं, शराब, इसके साथ अभद्रता करना, अमर्यादित और वल्गर कमेंट्स पास करना, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें लिखित ना होने पर मनमानी करना, तय करी हुई फीस भी ना देना, महिलाओं और पुरुषों की फीस में भारी अंतर का होना, टेक्निकल कामों में महिलाओं को मौके ना देना, ऑनलाइन भी परेशान करना, अधिकारों को लेकर कानूनी जागरूकता का बिल्कुल जीरो लेवल पर होना, जो प्रॉब्लम्स हैं उनके निराकरण के लिए कोई आधिकारिक कमेटी या संगठन ना होना। और इस रिपोर्ट से जो ये तरीके निकलकर सामने आए हैं महिलाओं को परेशान करने के, इसमें जो महिलाएं हैं वो एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जूनियर आर्टिस्ट, कैमरा वुमन, प्लेबैक सिंगर, डबिंग आर्टिस्ट, स्टिल फोटोग्राफर्स, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव, डांसर्स, पीआरओ, कोरियोग्राफर, साउंड इंजीनियर, स्टूडियो स्टाफ, मतलब करीब 30 कैटेगरी में काम करने वाली महिलाओं के ऊपर जब ये बात उठाई गई तब ये जो गवाह बनी वो इतनी कैटेगरी से सामने निकल कर आई हैं। तो जब इतनी कैटेगरी से महिलाओं ने सामने निकल कर आकर ये बातें कही हैं तो ऑब्वियस सी बात है डिडक्शन निकालने के ऊपर आपको सवाल नहीं खड़े करने चाहिए। अगर हम लोग इसी हेमा कमेटी की कुछ बड़ी जो फाइंडिंग्स है उसके बारे में बात करें
तो सबसे बड़ा और सबसे प्राइम जो समस्या रही है मलयालम इंडस्ट्री में वो रही है सेक्सुअल हैरेसमेंट की। देखिए, इंडस्ट्री में महिलाओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। कई बार महिलाएं इस बारे में खुलकर बात करने से डरती हैं, और ऐसा सिर्फ मलयालम इंडस्ट्री में नहीं है, लगभग हर इंडस्ट्री में ये चीज़ देखने को मिली है। महिलाओं को लगता है कि अगर उन्होंने मुंह खोला तो उन्हें को इंडस्ट्री में बैन कर दिया जाएगा, उनको कोई काम नहीं देगा। यहाँ तक कि कई महिला आर्टिस्ट कमेटी के सामने भी कुछ कहने से हिचकिचाती हैं। दूसरा आता है इंडस्ट्री के कई सारे बड़े नाम जो हैं वो इस पूरे स्कैंडल में शामिल हैं। दरअसल इन महिलाओं के मुताबिक हैरेसमेंट बहुत ही शुरुआती लेवल से शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत इंतजार किया जाता है, नहीं, आप आए हैं और आप ठीक है, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर से लेकर प्रोडक्शन कंट्रोलर तक इसमें शामिल रहता है। जब जिसको जहां मौका मिलता है वो ये काम करता है। अगर कोई महिला काम के लिए प्रोडक्शन कंट्रोलर या किसी व्यक्ति को अप्रोच करती है तो उसे सेक्सुअल फेवर देने के बारे में बता दिया जाता है। एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के बीच बेहद आम शब्द हैं। महिला आर्टिस्ट द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर यह मानना पड़ा कि इंडस्ट्री में बड़े लोग भी इसमें शामिल हैं, और न्यू कमर्स के सामने बनी इंडस्ट्री की जो इमेज है वो वाकई में कितनी टार्निश हो रही है आपको सोचना चाहिए। क्योंकि मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की इमेज ऐसी बना दी गई है कि अगर न्यू कमर को यहां जगह बनानी है तो उनको इस तरह के फेवर देने ही होंगे, जबकि ऐसा है नहीं, लेकिन इमेज ऐसी बन चुकी है सिर्फ कुछ व्यक्ति विशेषों के कारण। कई डायरेक्टर प्रोड्यूसर ऐसे भी हैं जो महिलाओं के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं या फिर सेट पर उनकी सेफ्टी, उनकी ज़रूरतों का पूरा ख्याल रखते हैं। कई महिला आर्टिस्ट ने कमेटी के सामने उन लोगों के नाम लिए जो महिलाओं को वर्क प्लेस पर बहुत इज्जत भी देते हैं। लेकिन जो कुछ एक पुरुष हैं जिनकी बात चल रही है वो इतने ज़्यादा बेशर्म हैं कि वो खुलेआम अपनी सेक्सुअल फेवर्स के लिए जो डिमांड रहती है वो रखते हैं। मतलब मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में अधिकतर मेल आर्टिस्ट ये से सोच रखते हैं, थिंकिंग रखते हैं कि अगर महिलाएं फिल्मों में इंटीमेट सीन्स देने में कंफर्टेबल हैं तो ऑफ सेट भी ऐसा करने में उनको कोई समस्या नहीं होगी, और इस वजह से इंडस्ट्री में पुरुष महिलाओं से खुलेआम इसकी डिमांड करते हैं। कई महिलाओं ने इसके सबूत दिखाते हुए वीडियो क्लिप्स, ऑडियो क्लिप्स, स्क्रीनशॉट, व्हाट्सएप मैसेजेस, SMS वगैरह शेयर भी किए। महिलाओं ने इस मसले पर जोर देकर कहा है कि सिनेमा में ये सिचुएशन खत्म होनी चाहिए, इससे कम कुछ भी नहीं। और इसको लेकर पुरुषों का कहना है कि ये तो हर जगह होता है। भाई, कमेटी के सामने कुछ पुरुषों ने कहा है कि जो इस हैरेसमेंट की बात चल रही है ये केवल फिल्म इंडस्ट्री में ही हावी नहीं है, बल्कि ये तो हर एक फील्ड में होता है। सिनेमा की फील्ड में इस मुद्दे को थोड़ा सा बड़ा चढ़ाकर पेश इसलिए किया जाता है क्योंकि यहां पर सब कुछ बड़े पर्दे पर चलता है। हालांकि महिलाओं ने इस बात को कमेटी के सामने सिरे से खारिज कर दिया कि यह कोई दलील नहीं है। उन्होंने कहा कि किसी दूसरी फील्ड और सिनेमा में इस तरह के हैरेसमेंट काफ़ी अलग अलग होते हैं। कास्टिंग काउच फिल्म इंडस्ट्री में जॉब मिलने के पैमाने को पूरी तरह से बदल देता है, जबकि दूसरे जॉब्स में ये सच नहीं होता। एक बहुत ही शॉकिंग बात जो निकल कर आई इस रिपोर्ट में वो थी कि रात को दरवाज़ा तक पीटा जाता था। मतलब आप सोचिए ज़रा कि आप कहीं सो रहे हैं और रात को 2 बजे 3 बजे अचानक से आपके दरवाजे पर कोई पीट कर उसको खोलने के लिए बोलने लगे। एक्चुअली में कई महिलाओं ने इस बात का जिक्र किया है कि जब भी काम के सिलसिले में बाकी कलीग्स के साथ होटल में रुकती हैं तो पुरुष रात को उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि दरवाज़ा ना खोलने पर पुरुष इतनी ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाते हैं कि दरवाज़ा टूट ही जाता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि ये लोग जब आपस में महिलाओं को लेकर बात करते हैं तो इनकी बातें भी कोड वर्ड में होती हैं। महिलाओं के बारे में कोड वर्ड में बात करना इसीलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कई जगहों पर तो डर भी रहता है ना, अगर कोई महिला समझौता नहीं करे तो उसके लिए बात क्लियर रहती है कि वो काम तो भूल ही जाए। रिपोर्ट ने इस बात को क्लियर किया है कि इंडस्ट्री को लगता है कि औरतें यहां सिर्फ फेमस होने या पैसा कमाने के लिए आई हैं। ऐसा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं, और सोना किसी और के साथ तो उसके लिए एक स्टेज टाइप की, एक सीढ़ी टाइप की है। इसके अलावा एक बहुत ही बेसिक नेसेसिटी होती है किसी भी इंसान की, नेचर कॉल टॉयलेट। उसकी तक परमिशन अगर आपको लेनी पड़े, इजाजत लेनी पड़े और आपको डिनाई करे सामने वाला, तो क्या? दरअसल महिला कलाकारों को आउटडोर शूटिंग के दौरान टॉयलेट तक की बेसिक सुविधा नहीं दी जाती। प्रोडक्शन यूनिट भी टॉयलेट जाने के लिए ब्रेक नहीं देती क्योंकि इससे आने जाने में टाइम वेस्ट होता है। कई महिला आर्टिस्ट ने रिपोर्ट में बताया कि सेट पर टॉयलेट की कोई व्यवस्था ना होने की वजह से वो कम पानी पीती हैं, जिससे कि उन्हें बाद में इन्फेक्शंस और कई सारी बीमारियां भी घेरती हैं।
अपार्ट फ्रॉम दिस, पीरियड्स के दौरान वो घंटों तक सैनिटरी पैड तक चेंज नहीं कर पाती। सेट पर बड़े स्टार्स को वैनिटी वैन में टॉयलेट की सुविधा मिलती है, उनके पास सुविधा होती है, लेकिन जूनियर आर्टिस्ट को इन वैन्स के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होती और सेट पर कपड़े बदलने के लिए सिर्फ एक पतला सा पर्दा होता है। बेसिक सी बात यह है कि इस इंडस्ट्री पर केवल पुरुषों का राज है, साफ तौर पर दिखता है। और रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री मेल डोमिनेटेड है। कुछ प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स पूरी इंडस्ट्री पर रूल कर रहे हैं। अगर कोई भी इनके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत करेगा तो धमकियां मिलने लगती हैं। पावरफुल लोगों की लॉबी इतनी मजबूत है कि लोग इन्हें माफिया कहते हैं। वो फिल्म इंडस्ट्री में कुछ भी कर सकते हैं। वो चाहे तो किसी भी एक्टर, डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को बिना किसी ठोस वजह के बैन कर सकते हैं। कोई महिला या आदमी अगर इस पावरफुल लॉबी के बारे में आवाज उठाने की कोशिश करता है तो इंडस्ट्री से उसकी छुट्टी तय है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है यार कि आप कोई काम कर रहे हो, आप पैसे के लिए काम करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपको पैसा मिलता है। वहां पर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है। मतलब मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए जाते। प्रोड्यूसर्स केवल बड़े एक्टर्स के साथ ही रिटन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कई बार काम करवाने के बाद प्रोड्यूसर्स क्रू मेंबर्स को जो पैसा तय किया होता है वो देने से तक मुकर जाते हैं। फीस के मामले में महिलाओं की कंडीशन और भी ज़्यादा खराब है। एक महिला आर्टिस्ट ने कमेटी को बताया कि वो एक फिल्म में लीड रोल कर रही थी। डिस्कशन के दौरान उसे फिल्म में इंटीमेट सीन होने की इंफॉर्मेशन दी गई, लेकिन बहुत ज़्यादा बातें रिवील नहीं करी गई। 3 महीने की तैयारी के बाद जब उसने फिल्म की शूटिंग शुरू करी तो डायरेक्टर ने उसे फिल्म में न्यूडिटी और लिप लॉक सीन्स के बारे में बताया। उस पर किसिंग सीन और बैक एक्सपोज करने का प्रेशर बनाया गया। जब महिला आर्टिस्ट ने फिल्म छोड़ दी तो उसके पास कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट नहीं था जिसके बेसिस पर वो फीस के लिए क्लेम कर पाती। अब चलिए ठीक है, रिपोर्ट तो रिपोर्ट सामने आ गई, उसके बाद क्या कुछ एक्शन हुआ है? दरअसल रिपोर्ट सामने आने के बाद ने मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाली कई महिला आर्टिस्ट अपने साथ हुई घटनाओं की बात कर रही हैं, जिक्र कर रही हैं, कंप्लेंट कर रही हैं। बंगाली एक्ट्रेस श्रीलेखा ने मलयालम फिल्म मेकर रंजीत के खिलाफ शोषण के और दुष्कर्म की शिकायत करी है, जिसके बाद रंजीत को केरल सिनेमा अकादमी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा तक देना पड़ा है। एक्ट्रेस रेवती संपत के आरोपों के बाद में एक्टर सिद्दीकी ने एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट AMMA के महासचिव के पद से इस्तीफा दिया है। AMM के महासचिव एक्टर सिद्दीकी और जॉइंट सेक्रेटरी बाबूराज पर लगे अब्यूज के आरोपों के बाद प्रेसिडेंट मोहन लाल समेत 17 लोगों ने इस्तीफा दिया है। इन लोगों के इस्तीफा देने के ऊपर एक्ट्रेस ने कहा कि भैया जैसे ही जवाब देने की बारी आई तो इन्हें इस्तीफा दे दिए। एक्ट्रेस मीनू मुनीर ने मलयाली एक्टर और CPIM से कोल्लम के विधायक मुकेश M के खिलाफ सेट पर शोषण करने का आरोप लगाया, जिसके बाद एक्टर जयसूर्या समेत 7 लोगों के खिलाफ धारा 354 के तहत मामला दर्ज हुआ। इन सभी आरोपियों का जिक्र मीनू ने अपनी फेसबुक पोस्ट में किया था। इन सभी मामलों की जांच फिलहाल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम करेगी, जिसे 25 अगस्त को ही बनाया गया है। दरअसल ये सब जो चीजें हैं, ये चीजें ऐसी हैं जो कि ना पहली बार हुई हैं और हेमा रिपोर्ट के आने के बाद में ये बात क्लियर है कि शायद ये आखिरी बार भी नहीं होंगी। बात मेंटालिटी की है, बात खुद की अथॉरिटी रखने की है, बात ये समझने की है कि आप सामने वाले के काम की इज्जत कब करेंगे। सिंपल सा इतना फैक्ट है। इस बात को अगर समझ लें तो शायद चीज सॉर्ट आउट हो जाएगी, वरना ये जो एक सोच की पूरी जाल फैला हुआ है ना कि हमसे ऊपर कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता उसमें। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।